दोस्तों, तो आज 15 मार्च का पहली और शिफ्ट दोनों पेपर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि हमने बोला था कि जो जो क्वेश्चन बन मिलेंगे जैसे भी जिन सोर्सों से, तो अपन लेके आएंगे, आपको बताएंगे ताकि आप आज आराम से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं चलिए। हालांकि इसका मानना ये नहीं है कि आपने यदि आज पहली और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन देख लिए तो आप उनको ये मान के चलें कि बस यही पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे, या फिर जिस टॉपिक के आज क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं वहाँ से पूछे नहीं जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि अपनी पढ़ाई को वैसे ही वैसे, मान लो किसी का आज से 15 दिन बाद पेपर है, 20 दिन बाद पेपर है, तो वो आज के पेपर को बेंचमार्क लेके ना रखें कि बस यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी इसी फ्लो में आगे, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं, जैसे ही आपकी तैयारी चल रही थी, आप जिस तरह से कंटिन्यू कर रखे थे वैसे ही करते जाना है। ठीक है ना, बस ये करना है कि एक एनालिसिस बन जाएगा कि हाँ इस एरिया से पूछ रहा है। और एक तो जैसे ये चीज़ पता चल गई है अपन को अभी कि हाँ कि ये जो है मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मिक्स, मतलब सब्जेक्ट वाइज नहीं कर रहे हैं, है ना। चीज़ों को सब्जेक्ट वाइज, क्वेश्चंस को ये लोग सब्जेक्ट वाइज सेट नहीं कर रखे हैं, जिस कारण टाइम काफ़ी लग रहा है और बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने में समस्या आ रही है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में बैठा के रखें। और जैसे आपका थोड़ा सा लेट पेपर है, तो आप लेट पेपर की जगह ये कर लें कि जैसे 15 दिन बाद पेपर है और अभी तक आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते आए थे, तो आप थोड़ा सा उसको कम कर दें। जो टेस्ट सीरीज आप 3 घंटे में सॉल्व कर रहे थे उसको 2 घंटे 50 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करें, 2 घंटे 45 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करें। क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किए थे वो सब्जेक्ट वाइज रहते थे टेस्ट सीरीज में। ये जो टेस्ट कोचिंग वालों ने कहीं के भी टेस्ट लगाए हैं आपने, तो वो सब्जेक्ट वाइज रहते थे, जिससे आपके कम से कम 10 से 15 मिनट, 5-10 मिनट तो आसानी से मान के चलिए कि वहाँ पे बचत हो जाती है। और ये मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, और ऐसा भी सेट नहीं है पैटर्न की 20 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, 15 क्वेश्चन ही दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन ही दे रहे हैं। अपन मान के जैसे चल रहे थे कि 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट के आएंगे, इस तरह की स्थिति नहीं है। ठीक है ना, किसी किसी टॉपिक के उनने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, किसी टॉपिक के 35 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल भी मान के मत चलें कि कुछ क्या है क्या नहीं है। आप जिस तरीके से तैयारी आपकी चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू करके रखें, है ना। और अपन एनालिसिस के लिए जैसे 15 तारीख का था, मोस्ट वेटिंग एनालिसिस था आज का, तो इसको कंप्लीट करते हैं, देखते हैं, फिर उसको कंक्लूड करेंगे कि क्या चीज़ें आपको रखनी है, क्या क्या देखना है क्या नहीं देखना है आगे का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें शिफ्ट ये पहली किस शिफ्ट का क्वेश्चन था। ठीक है ना जी, अपन ने मिक्स कर दिए हैं, हालांकि हम बताते जाएंगे कौन से किस शिफ्ट के थे। तो ये तानसेन का मकबरा जो है पहली शिफ्ट जीके का क्वेश्चन था। जो जीके वाले पोर्शन हैं, पोर्शन अपन ने अलग करके रखे हैं, पोर्शन अपन ने अलग अलग करके रखे हुए हैं। ठीक है, जीके का और हिंदी का, सभी सब्जेक्ट को पोर्शन अलग करके, ताकि आप दोनों शिफ्ट का एनालिसिस कर पाएँ, है ना। और इसलिए दोनों शिफ्ट का साथ में लेके आए ताकि ये समझ में आ जाए, एक मनोस्थिति ये डेवलप हो जाए कि हाँ यहाँ पे इतना टफ आ रहा है इस सब्जेक्ट में, इतना, और शिफ्ट का इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपके दिमाग में बात बैठ जाए और इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था ये कहाँ से था? एमपीजी के से मान लिए। ठीक है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर। ठीक है, ये सेकंड में था दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण का प्रवेश द्वार सभी को पता है, बुरहानपुर। और ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ये बेसिक क्वेश्चन माने जाते हैं। आपने कोई भी तैयारी की होगी, सबसे पहले यही किसी भी छोटी से छोटी एमपीजी की बुक पढ़ी होगी, तो वो बेसिक क्वेश्चन ही है सारे, है ना। दक्षिण का प्रवेश द्वार ये लाल बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, लाल बाग पैलेस इंदौर में है। चिन्नौर राइस को जीआई टैग मिला है, ये किस जिले में संबंधित है? ये भी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से है ये। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। ये
मंडला प्लान देखा, हालांकि अपन लोग जब तक पढ़ते आए हैं तो यही बोलते हैं मध्य प्रदेश का जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो फैले हुए रहते हैं यहाँ से वहाँ तक, उनकी 2 जिलों में आसानी से सीमाएं लग जाती हैं, बस ज़्यादा पोर्शन जिस जिले में होता है वैसा दे दिया जाता है। तो आपको जैसा भी ऑप्शन दिखे तो उस तरीके से रखें, है ना। तो वहाँ पे अपना अभी तक अपन जैसे किसी अधिकतर ऑप्शन क्वेश्चंस में ऑप्शन डिंडोरी ही रहता तो डिंडोरी ऑप्शन करेंगे, लेकिन यदि डिंडोरी नहीं रहता उसकी जगह मंडला है तो फिर मंडला कर देंगे, है ना। और यदि पूछा जाता है कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कुल कितने मध्य प्रदेश में, लग 2 हो गए हैं। फॉजल एक तो धार में है डायनासोर वाला, ठीक है, धार, तो और दूसरा है यहीं पे डिंडोरी वाला, डिंडोरी मंडला वाला, और पहला हो गया धार, ठीक। तो ये 2 हैं। और हाँ, ये भी पूछ सकता है कि डायनासोर वाला कहाँ पे है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो धार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए एमपी जीके का वेटेज ऐसा है, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन अलग अलग जगह पे, दोनों भी उसमें दोनों ही शिफ्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखते 1857 की क्रांति, ये हो गया हिस्ट्री से। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं इसी का था। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहाँ पे रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया। तो अंकोर वाट मंदिर है। ये विदेशों में किसी भी देश में मिला के सबसे बड़ा माना जाता है हिंदू मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, ठीक है। हाँ, अब जिस तरह से धर्म चीज़ें चल रही हैं तो वो इस तरह के, और वैसे भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हर जगह, पीएससी एससी के लिए भी, पीएससी यूपीएससी तक इसमें इंटरेस्ट लेता रहता है अंकोर वाट में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन। अंकोर वाट मंदिर, इसको सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, अंकोर वाट कंबोडिया के मंदिर का। तो ये यहाँ से लिया गया, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए लाहौर अधिवेशनों में आपको फोकस ये रखना है, जो भी याद करेंगे, कि कुछ ना कुछ से संबंधित हो। जैसे ये लाहौर अधिवेशन 1929 का, ये क्या था, इसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी, इसमें पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। कुछ इम्पोर्टेंट है ये जो अधिवेशन है कांग्रेस के 7, 8, 10, उन्हीं पे फोकस करके रखना, उनको नहीं भूलना है कि उनमें कंफ्यूज हो आप, उनको क्लियर कट रखना है। कि जैसे कि पहला अधिवेशन किसका, पहली बार पहले मुस्लिम, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन से थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग्रेज इनका अध्यक्ष नहीं रहा है? तो 3 अंग्रेज रहे हैं कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो उनमें से ऐसा कोई ऑप्शन दे सकता है ना। तो इस तरीके से, और ये कांग्रेस के अधिवेशनों में ही इसमें उसका असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कौन कौन से अधिवेशनों में आए गए हैं, ये सब चीज़ें याद रखें हम, ठीक है। अधिवेशन क्या है कि जब अधिवेशन दिया है और अधिवेशन उसके पास ऑप्शन हैं काफ़ी सारे, है ना, अधिवेशन पर्याप्त हुए हैं, तो व्यापम के पास आंसर है, ऑप्शन है कि उसने अन्य पेपरों में भी अधिवेशन को सेट कर रखा हो। और अधिवेशन, हर पेपर का इंटरेस्ट रहता ही अधिवेशन का, पूछते ही रहते हैं, तो अधिवेशन को ध्यान रखें आप। ये है यहाँ से कि हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा देखना है। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि उनने जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट लिया है अधिकतर यही है। यहाँ पे देखिए हिस्ट्री के मेन टॉपिक पे इंटरेस्ट लिया है, ऐसा नहीं कि कुछ अंदर तक घुसा हुआ। जैसे इस स्लाइड में भी देखें 1857 की क्रांति, कहाँ स्वतंत्रता, ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये प्राचीन हिस्ट्री का नहीं है, और नाम मिडाइवल का है। ये कहाँ का है? आधुनिक इतिहास का है ना। और ऐसे ये भी है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये भी आधुनिक इतिहास का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ठीक है, तो ये तो आपने पढ़े ही होंगे, कौन सा जिला कहाँ टच होता है, कौन से, ये भी देखना है कि कौन से उत्तर प्रदेश से कौन से जिले लग रहे हैं
है ना, गुजरात से कितने जिले लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन से जिले लग रहे हैं, हाँ, सर्वाधिक जिले किस सीमा से लगते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए एमपी के, इसलिए एमपी को बेसिक क्वेश्चन तो बिल्कुल याद कर ही लेना आप मैप के, क्योंकि बेसिक ही पूछ रहा है। यदि ये सरल क्वेश्चन गलत होंगे तो फिर आप लिस्ट में नहीं होंगे, लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन जो सरल क्वेश्चन हैं यही आपको अंदर कराएंगे, क्योंकि अब इसके बाद में केवल एक ही इशू रह जाता है टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है ना, यदि आपने टाइम बेहतरीन मैनेजमेंट करते हुए ये सरल क्वेश्चन आसानी से कर दिए, और बाकी कुछ जो टफ क्वेश्चन रहते हैं वो हर किसी का रेशो अलग अलग रहता है करने का, उसमें परेशान नहीं हो। कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन किसी और से बनेंगे, कुछ क्वेश्चन किसी और तीसरे और से बनेंगे। इस तरह वो रेशो एक ठीक ठाक बना रहता है, वो फिर आपकी लिस्ट में आने के चांस बहुत रहते हैं कि आप इन हो, है ना। लेकिन यदि आपने सरल क्वेश्चन गलत किए तो फिर तो बाहर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। सरल क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि बघेलखंड क्षेत्र, इसी तरह अगले में या कहीं पे भी दे सकते हैं। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के क्षेत्र कौन से हैं, मालवा के जिले कौन से हैं। तो ये जोन है अपने एमपी के, पता ही है सबको किस किस क्षेत्र के हैं, है ना। तो इनको ध्यान रखें, और सीमा से टच वाले जिले भी याद रखें, किस राज्य की किस सीमा से कौन कौन से जिले टच हो रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है। अब अच्छा, इसको इसको ये समझा जाएगा कि मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से आया हुआ है, ठीक है, लेकिन है एमपी जी के कोई। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है, अब ये है प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन। चक्रवात के केंद्र को आँख कहते हैं, पता, चक्रवात पढ़ते में पता होगा, तो ये जीके में मानेंगे अपन, ठीक है। हालांकि इस जिस तरीके से अपन एनालिसिस देखें जीके का, तो आपका मतलब एमपी जीके में फोकस करने में ज़्यादा वो निकल रहा है क्या, ज़्यादा आउटपुट निकल रहा है। यदि उसको उसके क्वेश्चन सभी सही कर लेते हैं तो आउटपुट ज़्यादा देगा वो, बशर्ते कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन सब का कंप्लीट कर, इन सब के पीछे बहुत ज़्यादा तेज भागे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दें, नहीं, जितना कर रखा है आपने कर रखा है, अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी उनके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इन चारों कोर सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनके देखते रहें। लेकिन एमपी वेटेज ज़्यादा रख रहा है बस एज कंपेरिजन टू इनके टोटल कोर सब्जेक्ट चार ये जो हैं। तो नेक्स्ट में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। अब ये भी हो गया, इसको भी यहीं से मानेंगे ज्योग्राफी से। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन, एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी वाला पोर्शन मानेंगे इसको, तो गंगा डॉल्फिन है, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा, कई बार पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का, ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन और आपातकाल, ये दो चीज़ें होती हैं, पता ही होंगी आपको। राष्ट्रपति शासन है 356 में, किसमें है 356 में, और ये कितने साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 3 साल के लिए, 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी इसी तरह वो जो होता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है 352 के तहत, तो उसको तो अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है परमिशन ले लेके, लेकिन ये जो है अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अब ये है, मतलब ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन है वो फोकस वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपातकाल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपातकाल से क्वेश्चन हर जगह, हर एग्जाम में देखा ही मिल जाता है, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है आपको। अब अगला चलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस 5th ईयर प्लान में शुरू किया गया था। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपको 12 की 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ लेनी है, ठीक है। इनमें जो हुए हैं क्या, इनका जो टैगलाइन रखी थी उन लोगों ने उस समय पे, फोकस जिस चीज़ पे रखा गया था, जैसे कि
कृषि पे किसी में, सेकंड में उद्योगों पर रखा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला है महर्षि पणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये एमपीजीके का उज्जैन में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये इकोनॉमिक्स से मानेंगे अपन, ठीक है, 1956 नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से जीके के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसमें जीके के क्वेश्चंस का रेशो ऐसा रहा है कि ये लगभग 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे मान सकते हैं अपन, एग्जैक्ट नहीं कुछ मान सकते, लेकिन लगभग 20 क्वेश्चन जीके में पूछे गए कि फर्स्ट शिफ्ट में 1 शिफ्ट में 20, एक में 22, 23, ऐसा कुछ फिक्स रेशो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ के चलना है कि फिक्स नहीं करके दे रहा कि पर सब्जेक्ट उन्होंने 25 ही पूछने हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मॉडरेट लेवल ही रहा है इसका। एक आध दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने सुने नहीं हो, बाकी कोई से भी क्वेश्चन देख लिए जाएं, ये सारे क्वेश्चन ऐसा है कि कंफ्यूज हो सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं होगा कि आपने सुने ना हो। कंफ्यूजन में आप गलत भले कर दें, ठीक है, लेकिन यदि आपने एमपीजीके का अच्छे से पढ़ाई की है, बेसिक चीज़ें भी अच्छे से कंप्लीट की हैं, तो आप उनको गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और रही बात ये 4 सब्जेक्ट का कोर्स जीके जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, तो इनकी भी आप यदि बेसिक पढ़ाई कर चुके हैं, यदि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कंप्लीट है कि आपने ये चीज़ें सुनी ही होंगी, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि वो फोकस एरिया पे ही क्वेश्चन दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अंदर डीप के क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप पढ़ाई अपने हिसाब से जो अपनी जितनी अपनी आपकी तैयारी थी वो करते रहें। ये नहीं है कि आपको इस पेपर को देख के अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी बदलनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस केवल ये करना है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के प्रति आपको गंभीर हो जाना है कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे वहाँ क्लासरूम में बैठ के, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और ये साइंस की स्लाइड है, ठीक है। इसमें मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? ये भी बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। 98 फ़ारेनहाइट। इस शब्द का सिंबल पीयू है। अब ये पीयू जो दिख रहा है वहाँ पे ऑप्शन में आसान था, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन में ठीक था, मतलब कर लिया था लोगों ने इसको, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो नहीं मैच कर रहे थे इससे, ठीक है ना। तो इसमें परेशान नहीं हो कि ये आपने प्लूटोनियम के तो अब याद नहीं होगा किसी को, क्योंकि बेसिक बेसिक कार्बन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इन सब के सिंबल बेसिक पते हुए, लेकिन प्लूटोनियम की नहीं परेशान नहीं होना। कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे कि हम पहले से बोलते आए हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में होंगे, इसलिए ऑप्शन एलिमिनेशन आप अच्छे से करें, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिना बुझे हुए चूने, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बुझा हुआ चूना जिसमें हाइड्रोजन होते ही नहीं है, तो CaO, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता ही होगा। उसके बाद में यदि इसको पानी के साथ मिला बुझा देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, बिल्कुल बेसिक। यदि आप पढ़ते हैं तो ये चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, सोडा, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें पढ़ाते ही हैं। पर लूसेंट भी पढ़ेंगे आप तो उसमें भी आपको ये मिल जाएंगी चीज़ें, है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और फोकस एरिया की चीज़ें हैं जो उन्होंने पूछी। नाखून और बाल किस प्रोटीन से बने होते हैं? अब ये कई लोगों ने भले ये क्वेश्चन नहीं देखे हों, लेकिन यदि आपने अच्छे से देखे हैं, थोड़ा सा डीप में जाके चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये भी बन जाता केराटिन, है ना। हालांकि ऑप्शन देख के भी चीज़ें हो रही हैं। लड़कों का कहना है कि कुछ चीज़ें ऑप्शन देख के हो जा रही हैं, जो हल्का फुल्का टफ क्वेश्चन बन रहा है, तो यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन को देखें तो चीज़ें हो जा रही हैं। स्वपोषी उदाहरण, स्वपोषी, परपोषी, ये चीज़ें हैं। तो स्वपोषी पता ही है कि उत्पादक है ना, जो स्वयं के द्वारा भोजन बनाते हैं, है ना, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही स्वपोषी होते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व कितना होता है? तो ये है
इसका 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह ये साइंस का पोर्शन हो गया। अब साइंस में भी क्वेश्चन देखें। साइंस में आप ध्यान दे सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइंस साइंस मतलब आपका फोकस एरिया शुरू से ही है, क्योंकि साइंस साइंस में अपन ने पहले से फोकस रखा है कि ये जो सब्जेक्ट हैं इनको फोकस करके ही रखना है। क्या होते थे? मैथ, रीजनिंग, साइंस, है ना, हिंदी। ये चीज़ें ऐसी थी कि अपन ने ये बोला था कि इनमें गलती ना करें, ये बहुत ही स्कोरिंग बन सकते हैं, और ये दिख रहा है। साइंस स्कोर करवाएगा। यदि साइंस की बेसिक बेसिक नॉलेज आपको है तो साइंस में आप अन्य लड़कों से या एक जो क्रॉस लाइन होती है वहाँ से आगे निकल आएंगे और लिस्ट में बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हिंदी हिंदी में क्वेश्चन, भाई हिंदी में अपन ने केवल ये रखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कई लोग, सिंपल सी बात है, कई बच्चों को नहीं याद है कि क्या है, तो जितना अपने को मिल सका है वो बताया है कि कम से कम ये तो हो जाए कि पोर्शन याद हो जाए कि किस किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो इन सब इनको देखा जाए तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, रसछंद, अलंकार, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे संधि का कहना है कि संधि में लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए। इसी तरह समास से 3 क्वेश्चन बने हैं, उनको 3 क्वेश्चन मिले हैं, और एक एक उपसर्ग प्रत्यय से मिला है। ऐसी विलोम से 1 मिला है, पर्यायवाची से भी 1 सुनने को आया है। इसी तरह ये रस के 2-3 क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है। इस तरीके से कारक, चिन्ह, है ना, और कारक, और ये शुद्ध शुद्ध वाक्य बनाने को आए थे, लगता है 3 कहना उनका 3 क्वेश्चन इसके, है ना। तो इस तरीके से ये आसान है। हिंदी सभी लड़कों ने अच्छा ही किया होगा, क्योंकि हिंदी इतनी टफ नहीं थी, हिंदी सबको इजी लगी है ना। और सबने अपना, अब उनको ये लग रहा है कि हमने अपना 100% कर दिया है, अपना 100% दे दिया है। इसका मतलब ये है कि हिंदी इजी आई थी। तो आप यहाँ से एनालिसिस लगा सकते हैं कि हिंदी आपको गलत नहीं करनी है, क्योंकि हर हर किसी को हिंदी इजी ही आ रही है पेपर में। तो हिंदी में तो कोई चांस ही नहीं है, इसको तो बिल्कुल करेक्ट करके रखना ही है ना, कि यहाँ गलती की कोई चांस, कोई गुंजाइश नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में देखें तो मैथ्स का पोर्शन में वही पूछा गया है कि टाइम एंड वर्क, ठीक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक। अब और इसका जो है रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पूछा गया है, कोडिंग इनकोडिंग पूछी गई है। तो ये है ना, ब्लड रिलेशन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बने हैं, वो कम से कम 3 क्वेश्चन आए हैं ब्लड रिलेशंस के। और ये कोडिंग इनकोडिंग हो गई। इसके अलावा वो चिन्ह पहचानने के आए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, जैसे वो आकृतियाँ बना देते हैं, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आए हैं। और मैथ में तो हो ही गया, जैसे मैथ में फोकस ने इसके, लेकिन मैथ और रीजनिंग का इनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर रखा है उन्होंने। अच्छा, मैथ में मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप क्षेत्र मिति के गोला, है ना, गोला, आयतन, ऐसे ये इनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उनको ध्यान में रखें, इनके कम से कम फॉर्मूले तो याद करके ही जाएं। और इतना याद रखना है कि यदि आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, मैथ या रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, तो आप वहाँ से निकल लें। पहले राउंड में तो आप वहाँ से निकल ही लें। इसके बाद यदि आपको टाइम बचता है तो फिर आप वहाँ उस क्वेश्चन को टिक करके रखें, या जो आपको रफ पेन मिल रहा है, पेपर और पेन तो है, तो उसमें आप उस क्वेश्चन को लिख लें, कुछ भी कर लें, एक शॉर्टकट अपना लें, उसमें वापस आके कर लें। फिर उसको फंसे नहीं, पहले ही राउंड, पहले अटैम्प्ट यदि वो क्वेश्चन बन रहा है तो करें, वरना वहाँ से निकल लें।
बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि उनने बीच बीच में इसीलिए डाले हैं ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट में वो 15 से 20 मिनट खा सकें, है ना। क्योंकि यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो पेपर आपको खा जाएगा। इसलिए यदि आपको 15 मिनट कम से कम बचा लेने हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट कर लें अभी से सीख लें इस चीज़ को। यदि आपका लेट पेपर है तो आप भाग्यशाली हैं कि आपको ये चीज़ पहले से पता चल गई है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रेटजी अभी से थोड़ा सा काम करना चालू करें तो 10 दिन में आप उसको कवर अप कर जाएंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है ना, तो ट्रिगो इसको भी याद रखना है अपने को। तो इसके भी फॉर्मूले और मेंसुरेशन के फॉर्मूले, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। तो क्या हो गया मैथ में, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज़ें आपको पुख्ता, खैर करना अपने को सारा ही है जो अपन करते आए हैं, ऊंचाई दूरी से जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है ना, नल, पाइप, टंकी, ट्रेन, ये सारी चीज़ें आपको जो आप करते आए हैं वो सारी चीज़ें ही करनी है। बस ये है कि उनने अभी इसमें ये दिया, आज के में उनका वेटेज इसमें रहा है। कल का पेपर जो रहेगा उसमें हो सकता है कुछ और वेटेज हो, परसों का में कुछ और। सब दिन थोड़ी ना एक ही क्वेश्चन उनके बनते रहेंगे, कि फिर वो पागल थोड़ी ना है कि वो एक ही तरह से सेट करके रखेंगे। और ऐसा पिछली बार भी जब हम लोगों ने पेपर दिया था तब भी ऐसे ही हुआ था, धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया था, है ना। बस ये रहता है कि अब कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉफिट में जाएंगे तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा टफ तो करेंगे ही वो क्वेश्चंस को। लेकिन ये है कि कम से कम आपको ये चीज़ें पता तो चल गई कि हाँ आपको ये पेपर ऐसा मिल रहा है कि वो मिक्सअप है। ये बहुत बड़ी फायदे वाली चीज़ है आपके लिए। ठीक है, और रीजनिंग में ऐसा है कि ये कोडिंग इनकोडिंग हो गया, और आकृति पहचानना हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया। और रीजनिंग में भी क्वेश्चन ज़्यादा इजी नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। ठीक है ना, पैसेज वाले भी हैं जिसमें पैसेज करके आपको 3-4 क्वेश्चन है वो वाले करने पड़ते हैं। यदि उनमें एक ही राउंड में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो निकल लें वहाँ से, क्योंकि फिर बाद में आके कर लें। ठीक है, इसके अलावा अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे, ABCD, या फिर मैथमेटिकल अरेंजमेंट जो होता है वो कर देते हैं, और आकृति अरेंजमेंट, है ना, ये चीज़ों के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आपने इनमें फोकस नहीं किया है तो इनको भी देख लें। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इंग्लिश में देखते हैं, जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्शन वाले बहुत क्वेश्चन आए इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको याद आप ध्यान रखें, स्पेलिंग करेक्शन इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के, एक्टिव पैसिव मान लें, एक्टिव पैसिव हो गए, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेल चेकिंग, और एंदा का प्रयोग आया है। ठीक है, और करेक्ट सेंटेंस चूज करना कि इनमें से कौन सा ग्रामेटिकल मिस्टेक किस में से नहीं है, या कौन सा करेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। और स्पेलिंग करेक्शन में ऐसा है कि उसमें थोड़ी सी आपको स्टडी, सारी स्पेलिंग तो आप याद करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन सारी स्पेलिंग आप याद करके तो रख नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको एक थोड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से आप पढ़ के या कुछ ऐसा करके आप कर सकते हैं, ताकि स्पेलिंग सही हो जाए। और या फिर कभी कोई स्पेलिंग पढ़ी है, उनकी स्पेलिंग लिख लिख के, देख के, प्रोनाउंस करके, थोड़ा सा बोल के स्वयं से इनको कर सकते हैं। और यदि आप ये स्पेलिंग कभी पढ़ी हुई है, याद की है पहले से, तो बहुत अच्छा है। बाकी स्पेलिंग करेक्शन दे रहा है, इसका मतलब स्पेलिंग देते नहीं, क्योंकि स्पेलिंग में भरमार है उनके पास शब्दकोश की, तो स्पेलिंग देते रहेंगे लॉन्ग टर्म में भी। आपको आगे यदि 15 दिन बाद भी पेपर है तो आपको स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चन
मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग में ऐसा नहीं है कि कोई सीमित एरिया है, पर्याप्त है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और ऐसी टफ स्पेलिंग नहीं आई थी, बहुत ही हाईलाइटेड स्पेलिंग्स थी, है ना। जो एक तो प्रशासनिक शब्दावलियों में यूज़ किए जाने वर्ड, ये चीज़ें जो हाईलाइटेड होती हैं वो वैसी टाइप की स्पेलिंग थी। ठीक। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, और आर्टिकल दिया हुआ था। आर्टिकल तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। और अब इसके बाद मैनेजमेंट में चलते हैं। तो मैनेजमेंट की बेसिक चीज़ें हैं मैनेजमेंट में। इसका ये कह सकते हैं कि जो भी आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है बस उतने पे ही फोकस रखें, इसके पीछे ना ही भागें। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हो जा रहे हैं उतने में ही, जितना आपने बेसिक बेसिक पढ़ा है। जैसे कि इसके प्रबंधन के उद्देश्य, इस टाइप के कुछ इजी क्वेश्चन आए हैं। कुछ उनके सिद्धांत हैं, सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया, वो सिद्धांत किसने दिया, इस तरह के आ रहे हैं। तो बेसिक बेसिक सिद्धांत है वो बन जाएंगे यदि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पीछे बिल्कुल भी मत भागें। इसके भी इतने क्वेश्चन नहीं थे जितने आप सोच रखे थे कि 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। तो आपको फोकस, इससे आपको फोकस, हालांकि ये नहीं करना है कि इसने 20 क्वेश्चन इसमें दिए हैं तो अगले में भी 20 ही देगा, नहीं। जीके का पोर्शन बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है उसके 30 या 35 क्वेश्चन कर दें, एमपी जीके का 10 से 15 क्वेश्चन कर दें। इसलिए आपको बैलेंस बना के चलना है कि सभी सब्जेक्ट का एक बैलेंस अप्रोच रही है आपकी, है ना। इस तरीके से आपको काम करना है। तो अपन यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाते हैं कि एमपी जीके के क्वेश्चन आसान थे। ठीक है। और तो एमपी जीके को आपको रिवीजन में रखना है। दूसरी बात ये कि जो अन्य जीके आ रहा है ना, मिसलेनियस जीके जैसे बोले कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, इन कोर सब्जेक्ट से, तो इनको आपने जितना पढ़ा है, जो हाईलाइटेड एरिया हैं उनको पढ़ना है, उन्हीं उन्हीं को देखना है। ठीक है ना। उनके अंदर ज़्यादा मेहनत नहीं जितना करते आए हैं उतना ही करना, अलग से नहीं करना है इसमें, कुल मिला के ऐसा है ना। एमपी वाले पोर्शन को ये क्लियर कट है कि एमपी का पोर्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एमपी का कम नहीं होना है। क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ये मिनिमम माने जाते हैं। यदि एमपीपीएससी भी पूछता है तो वो भी 10-10 क्वेश्चन तक दे देता है, 15-15, 20-20 क्वेश्चन तक दे देता है एमपी के। तो ये क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है। यदि एमपी में इंटरेस्ट है तो वो 5 क्वेश्चन मिनिमम माने जाते हैं, तो एमपी बढ़ेगा बेटिस, इसलिए एमपी में ध्यान रखें आप। ठीक है। यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एमपी में आपको फोकस रखना है, बाकी आप जो पढ़ते आए थे वो पढ़ते जाएं। ठीक है। एमपी में रिवीजन थोड़ा सा अच्छे से करना है ना। और तो बाकी सब ठीक है, बाकी जो करते आए थे वो करते जाना है, हाईलाइटेड एरिया देखने बाकी सब्जेक्ट से, जैसे फिफ्थ ईयर प्लान यहाँ से हो गया, है ना। तो ये यदि छूटा रहा हो, बाकी यदि इकोनॉमिक्स में लूसेंट भी पढ़ी है आपने तो ये छोड़ा तो नहीं होगा क्योंकि दिया हुआ है। तो यहाँ से ये निकल के आता है कि आपको जीके में किस साइड को फोकस करना है। इसके बाद साइंस का है, तो साइंस आपने किसी भी बुक से अभी तक जो भी पढ़ा है कहीं भी कुछ मत भटकें, साइंस में वहीं से करते रहें, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ वहाँ एन के एन प्रकार आपको बैलेंस्ड मिलेंगे। कुछ में बढ़ेंगे, कुछ में घटेंगे। आप यदि पेपर उठा के देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन अभी आपसे आ रहे होंगे, कल दूसरा पेपर देखेंगे कुछ और क्वेश्चन आ रहे होंगे, हालांकि एवरेज आपका दोनों में सेम जाएगा। इस तरीके से बस आप सोर्स वही बनाए रहें और उसका रिवीजन थोड़ा सा ऐसा करें कि आपको इसमें स्कोरिंग बनाना है, इसको साइंस को इस माइंडसेट से रखें। ठीक है ना। क्योंकि जो आपने सोच रखा था मैथ और रीजनिंग, वो मिक्स्ड पेपर कर देने की वजह से टाइम टेकिंग हो गया है। ठीक है ना। इसलिए अब अपने को बेनिफिट यहाँ पे लेना है, ताकि अपन इस रेंज में अपने मार्क्स की इस रेंज में आ जाए कि अपना का एक क्लियर माइंडसेट बन जाए कि हाँ हम इन हैं। ये नहीं रहे कि बाउंड्री में है या डामाडोल स्थिति रहे कि बाहर हैं क्या है। जब इतनी पोस्ट है तो अपने को ये इतनी तो स्थिति बन जाए कि नहीं, मतलब 1000-2000 के अंदर तो आ ही जाएंगे, इतने नंबर आ गए हैं। ठीक है ना। तो यदि इतना सब कुछ करना है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा कि आपको किन चीज़ों को एक
किन किन सब्जेक्ट से अच्छा आउटपुट लेके आना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसको अच्छा स्कोर करके आप थोड़ा सा लाइन से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप सोर्स वही यूज़ करते हैं जो आपने यूज़ किया है, बस उसमें थोड़ा सा भूलने वूलने का सिस्टम ना रहे कि आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। जो भी याद है वो प्रॉपर याद रहे, इतना करना है साइंस में। क्योंकि साइंस में समस्या यही होती है बस कि कंफ्यूजन होता है। अपन आपने देखा तो है लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन के चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूड होता है साइंस की कि साइंस आपको वही सोर्स रखना है और पढ़ाई रिवीजन पे फोकस करना है। अब हिंदी में आपने जो किया है वही किया है, वही करना है, कुछ नहीं करना है। आप पूरा का पूरा करके आएंगे, जितने भी 25-30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे आप पूरा करके आएंगे, विश्वास मानिए आप उसमें पूरा कर देंगे। हिंदी में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, हिंदी को वही करना है जो आपने किया है। मैथ रीजनिंग का ऐसा है, मैथ रीजनिंग में सब कुछ वही करना है ना। आज के पेपर में कि ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये आएगा कल के में नहीं आएगा, ये सब चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपने जितने टॉपिक तैयार किए थे वैसे ही करते जाएं कंटिन्यू। इतना ज़रूर ध्यान देना है कि मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग है। क्या है, टाइम टेकिंग हो रही है। एक तो वो स्वयं टाइम टेकिंग होती हैं क्योंकि क्वेश्चन फंसाते हैं कई कई, है ना। और दूसरी बात, इनने मिक्स्ड करके क्वेश्चन को और टाइम टेकिंग कर दिया है पेपर को। तो इनमें फंसना नहीं है आपको। यदि इसमें फंसते हैं, यदि एक क्वेश्चन 3 मिनट भी खा गया तो आप सामान्य जीके के या ऐसे क्वेश्चन उसका टाइम खा जाएंगे यहाँ पे, तो बहुत नुकसान में चले जाएंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ के बनने वाले क्वेश्चन जो इत्मीनान से साइंस के या जीके क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके, वो टाइम कम होने की वजह से आप यूं ही गलत करके आ जाएं। ठीक है ना, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके रखना है। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि मैथ रीजनिंग आप जो कर रहे थे वही करना है। बस इतना करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल करनी है और क्वेश्चन को छोड़ना अपने ऊपर डेवलप कर लो कि आप फंसे नहीं। कई लोगों को लालच बहुत बुरी होती है, नहीं ईगो आ जाता है कि नहीं मेरे से ये क्वेश्चन कैसे नहीं बना। भाई साहब ईगो बाद में दिखा लेना, पहले आपको अंदर होना है, एग्जाम पास करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से लड़ना भिड़ना नहीं है, उससे लड़ बाद में लेंगे घर में आके कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना था, या बाद में कभी। पहले आपको देखना है कि ये टाइम तो नहीं ले रहा। यदि टाइम ले रहा हो तो वहाँ से स्विच कर जाना है, निकल लेना है, बाद में देखेंगे उसको। यदि टाइम बचता है तो फिर उसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है। इंग्लिश में आपको जो भी पढ़ा है वही पढ़ते रहें, कुछ अलग नहीं करें। यदि टाइम है आपके पास तो स्पेलिंग को थोड़ा सा 200-300-400 स्पेलिंग जो प्रशासनिक की हैं, कुछ बेसिक बेसिक हाईलाइटेड शब्दावलियाँ होती हैं उनको देख लें। या तो जो जो लोग इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हें प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ी ही होंगी, उनमें से देख लें। अधिकतर फोकस एमपी का वहीं पे ही रहता है। ठीक है, तो उनकी स्पेलिंग को 1-2-3 बार गो थ्रू कर जाएंगे तो आपको स्पेलिंग हल्की फुल्की याद रह जाएंगी। ठीक है, और बाकी सब टेंस वेंस ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने, है ना। तो सब ये चीज़ें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये कर ही लेंगे, हाँ। तो इसमें कुछ भी परेशान नहीं होना है, जो भी आप बेसिक रूप से पढ़ते आ रहे हैं वही करते जाएं। बस पेपर स्किल इंग्लिश वाले जो हैं वो पेपर सॉल्व करते जाएं कंटिन्यू, है ना। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ध्यान रखना। यदि आपके पास 15 दिन है तो इंग्लिश मतलब प्रैक्टिस आप कंटिन्यू डेली डेली हल्की फुल्की करते जाएं। और मैनेजमेंट में कहीं नहीं भटकना। जो भी आपने जितने भी नोट्स बना लिए हैं उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी भी पेपर को देख के कंफ्यूज नहीं हो कि अभी मुझे और पढ़ना है, क्या करना है मैनेजमेंट में, कुछ भी नहीं। कुछ भी मत करें, जो आपने पढ़ा है उतना ही रिवीजन करें। ठीक है ना, फोकस दूसरे एरिया में आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है ना, तो ये रहा आज का कंक्लूजन और ये रहा आज का एनालिसिस पूरा 15 मार्च की दोनों शिफ्ट्स का। ठीक, तो अब मिलते हैं। यदि आप अब अगले पेपर में या जब भी टाइम मिलता है तो आपसे मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हम इसी तरह मोटिवेट होके आपसे मिलते रहें और आपको काम की चीज़ें थोड़ा सा बताते रहें। ठीक है, धन्यवाद।